आज रेडिएशन का चैप्टर है, उसके कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और रेडिएशन से मुराद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और व्हाट इज़ रेडिएशन? द सोर्स ऑफ आर मैग्नेटिक फील्ड्स इज सम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो करंट्स बना रहा है, मूव कर रहा है, टाइम वेरिंग है, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अच्छा, बट कहता है बट अ चार्ज एट रेस्ट डज नॉट जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो चार्जेस हैं जो रेस्ट पे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट नहीं करेंगी, नॉर डज आ स्टेडी करंट। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है वो करंट वो रेडिएशन जनरेट नहीं करेंगी। ठीक है, नीचे चल के आप थोड़ा सा और अंदाज में ये बात दोबारा से देख लोगे। लेट्स सी हाउ सच कन्फिगरेशंस प्रोड्यूस। अच्छा हाँ, इट टेक्स एक्सेलरेटिंग चार्जेस एंड चेंजिंग करंट्स एज वी शैल सी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक्सेलरेटेड चार्जेस चाहिए और चेंजिंग करंट्स यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये चीज़ आपको नजर आएगी। लेट्स सी हाउ सच कन्फिगरेशंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज हाउ दे रेडिएट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो और कैसे रेडिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में जो प्रोपेगेट करेंगी, यही रेडिएशन है हमारी। आउट टू इन्फिनिटी कैरिंग एनर्जी विद देम। इन्फिनिटी तक जाती हैं, उनके साथ एनर्जी होती है। इन दिस लेक्चर वी विल अज्यूम द सोर्स टू बी लोकलाइज्ड नियर द ऑरिजिन। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि सोर्सेज जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं इन्फिनिटी तक एक्सटेंड नहीं हुई। उन कन्फिगरेशन के लिए इमेजिन बिग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। तो ये आपके पास जो है फिर अगर तमाम जैसा कि मैंने कह दिया कि सोर्सेज जो हैं चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन वो ओरिजिन पे पड़ी हुई है, बहुत ये छोटा सा यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। इसके इर्द गिर्द आप एक जो है वो स्फीयर इमेजिन करो रेडियस आर का। द टोटल पावर पासिंग आउट थ्रू दिस स्फीयर इज द इंटीग्रल ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो जितनी पावर जो है वो यहाँ से स्फीयर से पास कर रही है वो आप पॉइंटिंग वेक्टर से निकाल सकते हो। और पॉइंटिंग वेक्टर ये एस जो है उसको एरिया पे आपने इंटीग्रेट किया, तो और एरिया जो है वो आपने स्मॉल आर जो है वो स्फीयर का एरिया है। तो यहाँ पे पावर जो है वो आर के हिसाब से बन जाएगी। ठीक, एस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। और द पावर रेडिएटेड इज द लिमिट ऑफ दिस क्वांटिटी एस आर गोज टू इंफिनिटी। अब ये जो क्वांटिटी है इसमें आर को आपने इंफिनिटी लेना है, तो वो आपके पास फार्मूला आ जाएगा पावर रेडिएटेड का। तो हम थ्रू आउट इस लेक्चर में ये क्वांटिटी निकालते रहेंगे। तो आप लोग देखो किस तरीके से ये क्वांटिटी हमने पावर रेडिएटेड जो निकालनी है। दिस इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट टू इन्फिनिटी एंड नेवर कम बैक। ये है वो जो रेडिएशन अपने साथ एनर्जी कैरी करती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, नेवर कम कम बैक। ठीक है, ये प्रोसीजर रिवर्सिबल नहीं है। अब इसको देखने की ज़रूरत है, यहीं से आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा कि किस किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको कोई फाइनाइट आंसर देगी आर गोज टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, रेडिएशन पावर रेडिएशन जो है वो देगी आपको। तो इसमें कहता है नाउ द एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो ऊपर स्फीयर बनाया था मैंने, या यहाँ पे भी आप देख सकते हो डी ए जो है इसको रफली ये इट विल वेरी एज अ 4 पाई आर स्क्वायर फॉर आर गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये अगर 4 पाई आर स्क्वायर के तौर पे वेरी कर रहा है और एस अगर इस तरीके से वेरी करना चाहिए कि आपको कोई फाइनाइट आंसर मिल जाए। ये अगर आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है और ये अगर 1 ओवर आर क्यूब के साथ वेरी कर रहा है तो नेट रिजल्ट 1 ओवर आर आ जाएगा। और जब आप लिमिट लोगे आर गोज टू इन्फिनिटी तो वो चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल डिपेंडेंस आपको चाहिए एस का, ताकि आपके पास फाइनाइट आंसर आए। तो वो आपको मिल सकता है कि यहाँ ये आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है और तो एस भी 1 ओवर आर स्क्वायर के साथ वेरी करे।
ठीक है, तो फिर आर स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा काइंड ऑफ वो आर से इंडिपेंडेंट होगा और आप जो है फिर कुछ फाइनाइट आंसर जो है वो निकाल सकते हो। यही बात इसने इस पैराग्राफ में लिखी है। नाउ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 4 पाई आर स्क्वायर। Addition to occur, the pointing vector must decrease at large r no faster than 1 over r square। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो 1 ओवर आर स्क्वायर से ज़्यादा तेज़ी के साथ उसका वेरिएशन मतलब 1 ओवर आर का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पावर जो है ये 2 से छोटी नहीं होनी चाहिए। 1 ओवर आर स्क्वायर हो सकता है, 1 ओवर आर क्यूब हो सकता है एंड सो ऑन। So if it went like 1 over r cube, for example, then p of r would go like 1 over r and p radiation would be 0 जो है। तो ये कह रहा है कि अगर तो हायर पावर होंगी तो वो जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 1 over r स्केयर वाला बिहेवियर या इससे जो है बड़ा जो हो सकता है, जो मैंने पहले बात की वो सही नहीं की थी। So for the radiation to occur, the pointing vector must decrease at large r no faster than 1 over r स्केयर। 1 over r स्केयर से देना चाहिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स फॉलो लाइक 1 over r स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1 over r स्क्वायर के तौर पे वेरी करती है और इवन फास्टर इफ द टोटल चार्ज इज 0। टोटल चार्ज अगर आपका 0 होगा तो डायपोल कंट्रीब्यूशन 1 over r क्यूब के तौर पे वेरी करती है। And the Biot-Savart law says the magnetostatic speeds go like 1 over r square or faster। तो Biot-Savart law कहता है कि 1 over r square के साथ वेरी करेगी या इससे भी ज़्यादा, which means that s जो है 1 over r4। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो 1 over r स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 1 over r स्क्वायर, तो आपका जो s बन जाएगा वो 1 over r4 बन जाएगा। 1 over r4 बन जाएगा तो फिर मसला क्या है, विच मीन स्टैटिक कन्फिगरेशन के लिए तो स्टैटिक सोर्सेज डू नॉट रेडिएट। यहाँ इसने वो चीज़ साबित कर दी, बता दिया आपको सिंपल से आर्गूमेंट से कि स्टैटिक सोर्सेज जो हैं वो रेडिएट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जो केस था वो कूलम लॉ और बायट-सैवर्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है और उसमें आपने देख लिया कि 1 स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, 1 ओवर r स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है एटमॉस्फेयर। और ये आपको s दे देता है 1 ओवर r4, एरिया वेरी करता है r स्क्वायर के साथ। तो जब आप r को इन्फिनिटी लोगे तो पावर रेडिएशन 0 हो जाएगी। अच्छा, the study of radiation then involves picking out the parts of E and B that go like 1 over r। तो फिर ये कह रहा है कि असल में जो चीज़ है वो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वो पार्ट्स पिक करने हैं जो 1 over r के तौर पर वेरी करते हैं। ठीक, और ये केस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पॉसिबल हो सकेगा। तो 1 over r आपका s 1 over r स्क्वायर बन जाएगा, एरिया जो है वो r स्क्वायर के साथ वेरी करेगा, तो आपके पास p of r जो है वो लीडिंग आर्डर एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसमें हायर ऑर्डर टर्म भी हो सकती हैं लेकिन वो r गोज़ टू इन्फिनिटी में 0 हो जाएंगी। तो E और P का 1 over r का बिहेवियर इंपॉर्टेंट होगा लार्ज डिस्टेंसेस में फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, constructing from them the 1 over r square term in S, integrating over a large spherical surface and taking the limit as r goes to infinity। I will carry through this procedure first for oscillating electric and magnetic dipoles, then in section this we will consider the more difficult case of radiation from accelerating point charge। अच्छा, तो ये यहाँ पे आपको उसने आइडिया दे दिया कि किस किस्म का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए। ठीक है, तो 1 over r का जो है बिहेवियर अगर उसके अंदर ये कंपोनेंट मौजूद है, यकीनन 1 over r के साथ और टर्म्स भी हो सकती हैं, 1 over r स्क्वायर, 1 over r3 और 1 over r4, लेकिन 1 over r का बिहेवियर इंपॉर्टेंट है अगर आप रेडिएशन जो है वो स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, आप पावर रेडिएशन गोइंग टू इन्फिनिटी जो है आपको मिलेगी। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है, इलेक्ट्रिक डायपोल रेडिएशन। इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा, उसकी रेडिएशन स्टडी करेगा। पिक्चर टू टाइनी मेटल स्फीयर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस t
and connected by a fine wire। अच्छा, ये वाली फिगर देख लो आप, जो है यहाँ पे छोटे से टाइनी स्फीयर है, ठीक है, और ये भी टाइनी स्फीयर है, और इनमें से इस पे जो चार्ज है, एक पे वो है क्यू ऑफ टी इक्वल्स टू क्यू नॉट काज ओमेगा टी, ठीक है। ये प्लस क्यू का मतलब है कि ये वाला, और दूसरा जो स्फीयर है उस पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू ऑफ टी है, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है ये, और ये टाइम के साथ ये चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, और इन दोनों को आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो वायर के जरिए, ठीक है। तो सपोज दैट वी ड्राइव द चार्ज बैक एंड फोर्थ थ्रू द वायर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ओमेगा के साथ ये चार्जेस को ऑसिलेट करवा रहे हैं यहाँ पे, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरीके से वेरी कर रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो आप आराम से उसका डाइपोल बना सकते हो। तो यहाँ बनाया हुआ है इसने, द रिजल्ट इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पी ऑफ टी पी नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो डाइपोल बनेगा वो अलोंग जी एक्सिस होगा, ये जी लिख दिया इसने, और उसकी मैग्नीट्यूड जो अगर ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से जो डिस्टेंस, अच्छा, इन दोनों का जो डिस्टेंस दरमियान में है वो कैपिटल डी है, और क्यू नॉट जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम वैल्यू की, तो उससे आप ये पी नॉट बना सकते हो। पी नॉट जो है वो क्यू नॉट टाइम्स टी। तो इस डाइपोल, ये डाइपोल बन गया इसका, और पी नॉट जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, और ये भी ऑसिलेट करेगी जैसे जैसे ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अब डाइपोल आगे आपके पास, तो द रिटार्डेड पोटेंशियल इज दिस। रिटार्डेड पोटेंशियल लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, और जो इसका एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये नेगेटिव चार्ज के लिए, ये आर प्लस जो है वो डिस्टेंस आप देख लो यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस किसी भी फील्ड पॉइंट पे, या जिसको भी आप कह लो कि जिस पे आप चीज़ ऑब्जर्व करना चाहते हो, जैसा आर, ये स्पेशल आर माइनस जो है ये माइनस क्यू का डिस्टेंस है, और ओरिजिन जो है, ओरिजिन से ये पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर पे, और ये जी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस डी है, स्मॉल डी। तो यहाँ से आप पोटेंशियल लिख सकते हो। रिटार्डेड पोटेंशियल वो हमें पता है किस तरीके से लिखा जाता है। ये पिछली दफ़ा मैंने आपको इन कोऑर्डिनेट्स में लिख के बताया था आपको, cos ऑफ ओमेगा टी माइनस आर प्लस ओवर सी जो है, दोनों कंट्रीब्यूशन आ गई यहाँ पे। इसने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए आर प्लस और आर माइनस को लिख लिया, एक माइनस ऊपर आ रहा है, प्लस नीचे आ रहा है, और ये सारा। अब यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेशन लगाएगा, 3 अप्रॉक्सीमेशन मेनली ये डिस्कस करेगा, इसको आप लोग समझ लो। सबसे पहली जो अप्रॉक्सीमेशन है वो यही है कि आप फिजिकल डाइपोल को परफेक्ट डाइपोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिजिकल डाइपोल वो होता है जहाँ पे जो इस डाइपोल का जो साइज़ है उसको करेक्टराइज करने वाला पैरामीटर, जैसे कि यहाँ पे डी है, और वो डिस्टेंस जहाँ पे आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हो, दोनों कंपेरेबल हों, तो फिर उसको आप कहोगे फिजिकल डाइपोल है। और अगर आर जो है जहाँ पे आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हो वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल, तो फिर वो बन जाता है परफेक्ट डाइपोल। So now to make this physical dipole into a perfect dipole, we want the separation distance to be extremely small. तो ये आप देख लो कि t is much smaller than r, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है इसकी। और of course if t is 0 we get no potential at all। तो अगर आप t 0 कर दोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक तरह से एक पॉइंट पे ही आ गए, और ये देख लो आप कि यहाँ पे डी 0 करने से ये आर प्लस और आर माइनस दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल जीरोथ ऑर्डर लिमिट नहीं लेनी, हमें उससे आगे वाली जो है लीडिंग ऑर्डर नॉन ज़ीरो जो टर्म है वो चाहिए, ताकि हम उससे कुछ फिजिक्स जो है वो निकाल सकें। ज़ीरो, of course if t is 0 we get no potential at all, but we want is an expansion carried to first order in t 10। तो अच्छा, अब इस स्केयर रूट को आप जो है वो कर सकते हो एक्सपेंड,
ठीक है। डी स्क्वायर तो बहुत ही ज़्यादा छोटी टर्म बन जाएगी। इन दो टर्म्स में आप आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले लो तो डी ओवर आर आ जाएगा, और फिर यहाँ स्क्वायर रूट का फैक्टर हाफ बायनोमियल एक्सपेंशन से ही आ जाएगा। ठीक है। आर प्लस माइनस स्मॉल आर 1 माइनस प्लस डी ओवर 2 आर कॉस थीटा। इसमें डी ओवर आर जो है वो छोटा है। कॉस थीटा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 है इसकी, और ये हाफ का फैक्टर भी है। अच्छा, इट फॉलोज दैट, इसका इन्वर्स ले लो आप, इन्वर्स लेके फिर इसको एक्सपेंड कर दो माइनस साइन ऊपर ला के इसका, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो 1 ओवर आर प्लस जो है इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉस के फैक्टर है। ऊपर पोटेंशियल में देख लो आपके पास जो कॉस का फैक्टर आ रहा है आर प्लस आर माइनस के साथ, इसको कंबाइन जो है वो लिख लिया, कॉस ओमेगा टी माइनस आर प्लस माइनस डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ पे जो है आप आर प्लस की ये अप्रॉक्सीमेशन लगा लो, इसमें पहली टर्म आर आ जाएगी, तो टी माइनस आर बाई सी जो है उसको अलग कर लिया। फिर सेकंड टर्म जो है वो माइनस प्लस टी ओवर 2 आर कॉस थीटा, बाहर भी माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा बाहर मौजूद है, ओमेगा डी ओवर 2 सी कॉस थीटा। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये चीज़ बन गई। बाहर आर है, आर के साथ कैंसिल हो गया। तो वो कॉस जो है वो आपने इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर दिया। अब यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा या कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला आप लगा सकते हो, वो द कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है। तो कॉस कॉस साइन साइन, यहाँ जो साइंस होते हैं वो अपोजिट आ जाते हैं यहाँ पे, तो कॉस कॉस साइन साइन वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिया आपने। अब मज़ीद हमने कुछ अप्रॉक्सीमेशन करनी है, उसको आप समझ लो अप्रॉक्सीमेशन नंबर 2। ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन 2 इन द परफेक्ट डायपोल लिमिट वी हैव फर्दर। तो एक और अप्रॉक्सीमेशन इसी लिमिट में वो ये है कि डी जो है वो सी ओवर ओमेगा से बहुत छोटा है। तो यहाँ पे देखो कहीं पे आप अपीयर हो रहा है सी जो है वो यहाँ पे ये देख लो आप, सी ओवर ओमेगा जो है यहाँ पे भी आ रहा है, वैसे तो ये आ रहा है ओमेगा ओवर सी, ओमेगा और सी की रेशो आ रही है। ठीक है। ओमेगा और सी की जो रेशो या सी ओवर ओमेगा की जो रेशो आ रही है वो डी के साथ जो है वो मुकाबला कर रही है। ठीक है। तो डी डिवाइडेड बाय सी ओवर ओमेगा, तो ये जो रेशो है इसको हम देख रहे हैं कि ये छोटी है। इसके क्या मीनिंग्स हैं इसके छोटे होने की? सिंस वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा हैव अ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई सी ओवर ओमेगा। ठीक है। तो अगर आपकी वेव सी स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसमें लैम्डा और ओमेगा के दरमियान ये रिलेशन होता है। ठीक है। तो असल में सी ओवर ओमेगा जो है कम के बजाय हम लैम्डा यहाँ अगर लिख लें तो बात समझ में आ जाएगी कि जो वेवलेंथ है आपकी, जो रेडिएशन की वेवलेंथ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट हो रही है उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल जो है। ठीक है। तो ये एक और अप्रॉक्सीमेशन है, and this amounts to the requirement that d much less than lambda. Under these conditions जो है फिर क्या बनता है? ठीक है। तो अंडर दिस कंडीशन ये आपका जो फैक्टर है, अब आप देख लो इसको ऊपर वाली टर्म को, ये जो चीज़ है ये छोटी होगी तो ये 1 हो जाएगी, तो सिर्फ कॉस का फैक्टर ये वाला रह गया, और ये अगर छोटा हो जाता है यहाँ पे तो इसमें जो है फिर ये, अच्छा यहाँ पे क्या किया हुआ है साइन ओमेगा टी, हाँ ये वाली जो चीज़ है। ठीक है। तो साइन जो है वो इसका एंगल अगर छोटा हो तो साइन थीटा बन जाते हैं, यानी ये वाली टर्म आ जाएगी, तो इसने यहाँ पे लिख दी ओमेगा डी ओवर 2 सी कॉस थीटा, और ये वाली टर्म मैच थी, इसके अंदर टी नहीं था, इसके अंदर आर है। अभी अगले स्टेप पे फिर हम इसकी तरफ आएंगे, इस पे अप्रॉक्सीमेशन इक्वल लगाएंगे। दो अप्रॉक्सीमेशन जो हमारी हो चुकी है। अच्छा, अब वो कहता कि ये रिजल्ट बन गए, अब ये सारे जो ऊपर पोटेंशियल का फार्मूला था उसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है। ऊपर वो आप देख लो दोबारा से पोटेंशियल का फार्मूला ये था, इसके अंदर जो है 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर माइनस की भी वैल्यू निकाल ली हमने, और कॉस जो एंगल है ओमेगा टी माइनस आर प्लस माइनस और सी, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये एक्सप्रेशन आ। तो बी नॉट कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दो टर्म्स बन गए। अच्छा, अब इन दो टर्म्स में देख लो आपके, फिर यहाँ पे ओमेगा ओवर सी आ रहा है, और एक लिहाज से ये आप कंपेयर कर सकते हो 1 ओवर आर के साथ।
ठीक है, पहले इसको आपने कंपेयर जो है वो किया था 1/d के साथ, अब आप इसको 1/r के साथ कर सकते हो। तो 1/r के साथ इस तरीके से होगा ये। तो इन द स्टैटिक लिमिट ओमेगा गोस टू 0, एक वैसे भी आपको ये थोड़ी सी इंट्यूशन देना चाह रहा है इस रिजल्ट की कि अगर हम ओमेगा को 0 करते हैं, ओमेगा 0 यानी टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि जो आपका ऑसिलेटर है वो फिक्स हो गया बस, ठीक है, डायपोल बन गया बिल्कुल। जो हम करते हैं द सेकंड टर्म रिप्रोड्यूसेस द ओल्ड फार्मूला फॉर द पोटेंशियल ऑफ अ स्टेशनरी डायपोल जो ऑसिलेट ना कर रहा हो, ठीक है। तो ओमेगा को आपने 0 कर दिया तो ये वाली टर्म आपको वो आंसर दे देगी, यहाँ ओमेगा 0 तो कॉस वाला फैक्टर 1 हो गया, 1/r का बिहेवियर आपके पास आ गया यहाँ पे, तो 1/r स्केयर बन गया, v नॉट कॉस थीटा 4πε0 r स्केयर। तो ये वो फार्मूला है जो कि स्टैटिक या स्टेशनरी डायपोल का है, लेकिन अब आपका डायपोल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, उसमें ओमेगा का फैक्टर है। तो एक और चीज़ वो आपको ये थोड़ा सा बताना चाह रहा है कि ये वाली जो टर्म सेकंड टर्म है असल में इसके अंदर स्टैटिक या स्टेशनरी चार्जेस वाले जो कंटेमिनेशन मौजूद है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रेडिएशन निकलेंगी तो वो यहाँ से आना जो है वो मुमकिन नहीं, बल्कि यहाँ से आएंगी, ठीक है। वैसे भी आप देख लो इन दोनों में यहाँ 1/r का डिपेंडेंस है, यहाँ पे वो डिपेंडेंस जो है वो कम है। तो ये वाला जो 1/r का डिपेंडेंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r स्केयर बन जाएगा, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करेगा रेडिएशन में। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको 1/r का बिहेवियर चाहिए तो यहाँ पे जो है वो यानी कि यहाँ से शायद वो आ सकता है इस तरीके से। तो इसने आपको बताने की कोशिश की एक लिमिटिंग केस में कि ये वाली जो टर्म है इससे आप उम्मीद ना रखें कि यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी। So this is not however the term that concerns us now. We are interested in the field that survive at large distances from the source in the so-called radiation zone. Radiation zone का नाम दिया उसने कि हमने रेडिएशन देखनी है लार्ज डिस्टेंसेस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेशन हम ये लगाएंगे कि R इज़ ग्रेटर देन C ओवर ओमेगा, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है ओमेगा ओवर सी ये मच ग्रेटर देन 1/r होगी, या r की टर्म में आप इसको देख लो कि r जो है वो ग्रेटर होगा c ओवर ओमेगा से जो है। तो ये फिर वही चीज़ आगे के लैम्डा के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो। और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ r जो है वो मच ग्रेटर देन लैम्डा, तो r जो है वो लैम्डा से बहुत बड़ा होगा और लैम्डा जो है वो बहुत बड़ा होगा t से, ठीक है। यही अप्रॉक्सीमेशन हम लोगों ने लगाई है। तो ये दो अप्रॉक्सीमेशन है, नीचे जो है इसके फुटनोट में भी इसने शायद लिखा हुआ है, वो मैं देख लूँ तो ये, ठीक है। कंबाइंड जो है अब वो ये कह रहा है नोट दैट अप्रॉक्सीमेशंस 2 and 3 सब्ज्यूम अप्रॉक्सीमेशन 1 ऑल टुगेदर वी हैव दिस। आर जो है वो मच ग्रेटर देन लैम्डा है और लैम्डा जो है वो बहुत बड़ा है डी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ इसने बात की हुई है। और तो इसका मतलब है कि ये दो अप्रॉक्सीमेशन जो हैं वो इम्प्लाइज करती हैं अप्रॉक्सीमेशन 1 कि आर जो है वो बहुत बड़ा होगा डी से। अगर आप कह रहे हो लैम्डा बहुत बड़ा है डी से और आर बहुत बड़ा है लैम्डा से, तो विच मीन्स कि आर बहुत बड़ा है डी से और आर बहुत बड़ा है डी हमने लगाया था ताकि फिजिकल डायपोल को आप कन्वर्ट कर सको प्योर डायपोल में। तो ये कह रहा है कि दैट द अप्रॉक्सीमेशन 2 and 3 सब्ज्यूम अप्रॉक्सीमेशन 1 ऑल टुगेदर वी हैव दिस। दोबारा वापस चलते हैं। ठीक, सही। अब ये आपका फाइनली जो है ये अप्रॉक्सीमेशन लगाई आपने, तो ये वाला पार्ट तो आपका गायब हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया, ठीक है। ओमेगा ओवर सी यहाँ पे आ गया, ये ओमेगा ओवर सी पी नॉट कॉस थीटा ओवर जो है आर का डिपेंडेंस है कॉस थीटा ओवर आर, ये ठीक हो गया। तो ये बन गया आपकी कुछ चीज़ जो है ये। अच्छा, मीनवाइल द वेक्टर पोटेंशियल, अब वेक्टर पोटेंशियल भी निकालना है आपने, स्केलर पोटेंशियल निकाल लिया। वेक्टर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय द करंट फ्लोइंग इन द वायर। अब करंट अगर आप बनाते हो उस चार्ज की जो ऑसिलेट कर रही है, तो करंट बनती है चार्ज का टाइम डेरिवेटिव लेने से dq/dt, और करंट भी यकीनन जो है वो फिर उस एक्सिस के अलोंग ही होगी और जी के एक्सिस के अलोंग, और टाइम डेरिवेटिव आप ले लो -q0 ओमेगा
साइन ओमेगा टी आ जाता है, वहाँ कॉस ओमेगा टी था। अच्छा, और इसके बाद करंट आपके पास आ गई, वेक्टर पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। वेक्टर पोटेंशियल कैसे निकलेगा, यहाँ पे वो आई वाला फार्मूला है, आई क्रॉस आर वाला, आई वाला फार्मूला होता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम करंट हो तो जी होता है, यहाँ पे फार्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वो तो बस आपने आई की वैल्यू जो यहाँ पुट करनी है और उसको इंटीग्रेट करना है कि जहाँ जहाँ करंट पड़ी हुई है आपकी, करंट जो है वो ओरिजिन के हिसाब से -t/2 से t+t/2 तक जो है वो करंट मौजूद है। तो जी पे आपने इंटीग्रेशन की, बिकॉज द इंटीग्रेशन इटसेल्फ इंट्रोड्यूसेस अ फैक्टर ऑफ टी, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ मैं हटा दूँ तो इंटीग्रेट करूँ तो यहाँ पे टी का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि वो लेंथ आ जाएगी जिस पे करंट पड़ी हुई है। we can first order replace the integrand by its value at the center। जब t यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे जो अंदर जो है t को आप 0 ले सकते हो, यानी वो अप्रॉक्सीमेशन जो है वो आप कर सकते हो। तो देख लो आप जो है यहाँ पे आपने जब d को 0 लोगे तो ये स्पेशल आर जो है ये क्या बन जाएगा, ये स्मॉल आर बन जाएगा। यहाँ पे स्पेशल आर जो है वो स्मॉल आर बन जाएगा, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी आपकी बाहर आ जाएगी और ये इंटीग्रेशन आपको डी दे देगी। डी जो है वो क्यू नॉट के साथ मिला के आप पी नॉट बना सकते हो, ठीक है। फिर सारा फार्मूला आराम से बन गया, ये इसमें कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। और अगर हायर ऑर्डर टर्म चाहिए फिर वो आगे एक्सपेंशन होगी तो उसकी जरूरत नहीं है हमें। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस दैट वेयर एज आई इम्प्लिसिटली यूज अप्रॉक्सीमेशन 1 एंड 2, यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेशन 1 एंड 2 वो कहता है मैंने यूज़ की है, कि डी को मैंने 0 कर दिया। इन कीपिंग ओनली द फर्स्ट ऑर्डर इन डी, इक्वेशन 11.17 इज नॉट सब्जेक्ट टू अप्रॉक्सीमेशन 3। अप्रॉक्सीमेशन 3 वो कहता है मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ की। चलो जो भी किया, आंसर हमारा जो है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। इसको इसमें बस टी आप 0 पुट करके जो ये चीज़ निकाल सकते हो। तो अब आपके पास स्केलर पोटेंशियल भी आ गया और वेक्टर पोटेंशियल भी आ गया, और आप को अगर पोटेंशियल्स दे दिए जाएं स्केलर और वेक्टर, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो है वो ये है -del B -पार्शियल A बाई पार्शियल T, और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है कर्ल ऑफ A। तो बस अब इसी तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमें ग्रेडियंट चाहिए पोटेंशियल का, और वो अगर आप चाहो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका पार्शियल V बाई पार्शियल R और पार्शियल V बाई पार्शियल थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, इसमें कोई z का डिपेंडेंस इस तरह नहीं है। और पोटेंशियल का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू r ले लिया और थीटा ले लिया, आपके पास ये एक्सप्रेशन जो है वो बन गया। और इस अप्रॉक्सीमेशन इसमें फिर अप्रॉक्सीमेशन इसने लगा दिया। आई ड्रॉप द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स इन अकॉर्डेंस विद अप्रॉक्सीमेशन 3। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को कहता है मैंने जो है वो ड्रॉप कर दी। यहाँ पे आप देख रहे हो 1/r² है, ये भी 1/r² है, और यहाँ पे जो है ये एक तरीके से ये ओमेगा और सी जो है ये, या सी और ओमेगा जो आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा एज कम्पेयर टू सी और ओमेगा, तो ये वाली टर्म जो है वो सर्वाइव करेगी। तो पहली और लास्ट टर्म जो है वो गायब हो जाएगी, ये टर्म आपको आंसर देगी। सो आई ड्रॉप द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। अच्छा, ठीक है, तो ये आंसर और बन गया। इसके बाद वेक्टर पोटेंशियल है। वेक्टर पोटेंशियल का रिजल्ट मैंने ऊपर बना दिया था, इसका आपने टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो वेक्टर पोटेंशियल एक बार देख लो आप, ये है, इसका टाइम डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, ये ओमेगा का फैक्टर आ जाएगा। सी तो चेंज नहीं होता, लेकिन फिर इसके बाद इसने ये किया कि सी को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया, कॉस और थीटा में। तो आप देख लो यहाँ पे जो है ये डेरिवेटिव लेके आपने देखो कॉस बना दिया इसने, एक ओमेगा का फैक्टर आ गया, और जी यूनिट वेक्टर को कॉस थीटा आर यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर लिख लिया इसने। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया पार्शियल ए बाई पार्शियल टी और ग्रेडियंट ऑफ बी जो है, इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो इन दोनों को ऐड करके जो है। तो देखो ये क्या चीज़ बन रही है। अच्छा, यहाँ पे कॉस थीटा आर, यहाँ कॉस, ठीक है। ये दोनों जो है मुझे लग रहा है कि कैंसिल हो रही हैं, ये नहीं हो रही कैंसिल। हाँ,
इन दो को आप देख सकते हो कि ये जो है आपस में इसमें सॉल्व हुई है। ये दोनों मेरे ख्याल कैंसिल हो रही हैं और थीटा में आंसर जो है वो आ रहा है। ठीक सही। अच्छा, इन दोनों को कैंसिल करने में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ म्यू नॉट, तो सी स्केयर का फैक्टर अगर आप देख लो तो 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है, ये दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सिर्फ थीटा वाली टर्म बच रही है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या करना है, कर्ल लेना है। फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स में कर्ल जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है 1/r पार्शियल बाई पार्शियल आर, आर ए थीटा माइनस पार्शियल ए आर बाई पार्शियल थीटा 5 यूनिट वेक्टर। ठीक सही। तो इसको देखो, अब आप यहाँ पे आपने ले लिया ये 5 यूनिट वेक्टर में आंसर आपका बन गया। इसमें फिर वो कहता है सेकंड टर्म इज अगेन एलिमिनेटेड बाय अप्रॉक्सीमेशन 3। सेकंड टर्म देख लो, ये है 1/r को कंपेयर करेगा ओमेगा ओवर सी के साथ। ठीक है, जब आर जो है बहुत बड़ा है तो फिर ये वाली टर्म सब डोमिनेंट हो गई, ये वाली आपकी ओमेगा ओवर सी वाली टर्म आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लो मैग्नेटिक फील्ड बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गई, और दोनों में आप देखो 1/r का डिपेंडेंस आ रहा है। ठीक है, 1/r से जब जाए 1/r का डिपेंडेंस आ रहा है, अच्छा कि यहाँ पे भी r का डिपेंडेंस मौजूद है। तो थोड़ा सा आपने देखा कि इसके अंदर हमने कुछ ऐसा हिस्सा जो है वो निकाल लिया जहाँ पे डिपेंडेंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है रेडिएशन की वजह से। अब इन दो इक्वेशंस के बारे में ग्रिफिथ कह रहा है कि दे रिप्रेजेंट्स द मोनोक्रोमैटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा ट्रैवलिंग इन द रेडियल डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये जा रही हैं। ई एंड बी आर इन फेज, दोनों जो वो इन फेज हैं। अगर आप देखो दोनों के जो फेजेस के फैक्टर हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई इसमें मजीद पाई या पाई बाई 2 का कोई फैक्टर इस तरह का नहीं है। एक थीटा यूनिट वेक्टर है और एक फाई यूनिट वेक्टर है, और वेव जो जा रही है वो रेडियल डायरेक्शन में। तो आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर तीनों जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर है। तो वो आगे चल के आप देख लोगे, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो एस से निकलता है, और एस जो है वो ई क्रॉस बी है। ई क्रॉस बी में फिर आप देख सकते हो आर यूनिट वेक्टर बन जाता है। अच्छा, तो कह रहा है कि इन फेज है एंड म्यूचुअल परपेंडिकुलर एंड ट्रांसवर्स भी हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स में क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है इनकी। द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स इज ई नॉट ओवर वी नॉट इक्वल्स टू सी। इनके एम्पलीट्यूड की जो रेशियो है वो कहते हैं कि वो सी के बराबर है, ई नॉट ओवर वी नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, फ्री स्पेस में हमेशा यही चीज़ रहेगी, याद रखना आपने कि इनके एम्पलीट्यूड की रेशियो जो है वो सी के बराबर होगी। तो आप चाहो तो इन दोनों की रेशियो लेके देख भी सकते हो आप, जो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है। ठीक है, तो साइन थीटा ओवर आर जो है ये कैंसिल हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, पी नॉट से कैंसिल, म्यू नॉट फोर, तो ये सी का फैक्टर सिर्फ रह जाता है। ठीक है, तो सी का फैक्टर रह गया, कॉस को छोड़ के सारा ये अपनी एम्पलीट्यूड है। तो सारा एम्पलीट्यूड आप देखो जो है ये कांस्टेंट नहीं है, जैसा कि प्लेन वेव में होता है ये 1/r के साथ वेरी कर रहा है। तो ये असल में प्लेन वेव्स नहीं है, स्फेरिकल वेव्स हैं। ठीक है, स्फेरिकल वेव में जो एम्पलीट्यूड होता है वो 1/r के साथ वेरी करता है। तो ऑल ऑफ विच इज प्रिसाइजली what we expect for electromagnetic waves in free space. These are actually spherical waves, not plane waves, and their amplitude decreases like 1/r as they progress. ठीक है, तो ये स्फेरिकल वेव्स हैं जो इनका जो है वो एम्पलीट्यूड 1/r के साथ वेरी करता है, और अगर आप r को इन्फिनिटी ले लें तो वो जो स्फेरिकल वेव्स हैं वो तकरीबन जो प्लेन वेव्स बन जाती हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली प्लेन वेव्स बन जाती हैं। अच्छा, जस्ट एज द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आ गया एस की तरफ। एस के बाद फिर पावर। तो द एनर्जी रेडिएटेड बाय एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिटरमिन्ड बाय द पॉइंटिंग वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रॉस बी आप निकाल लो, आप दोनों आपके पास हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो ये स्क्वायर का फैक्टर आ गया, और जस्ट यूनिट वेक्टर आपने यहाँ पुट करने हैं।
ई जो है वो थीटा यूनिट वेक्टर है और बी जो है वो फाई यूनिट वेक्टर है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपका आर डायरेक्शन में आ जाएगा, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो कहता है द इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग इन टाइम ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल पे एवरेजिंग करनी है आपने, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो हाफ का फैक्टर बन जाएगा। तो बाकी चीज़ें आप जिनसे यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये एवरेजिंग हो गई। तो यहाँ साइन स्क्वायर आर स्क्वायर ये सारे फैक्टर यहाँ पे आ गए। तो ये एस एवरेज हो गया। तो ये जो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देख सकते हो आप लोग। नोटिस दैट देयर इज नो रेडिएशन अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो एक्सिस जो डाइपोल का है वो क्या है, वो जी के अलोंग है और जी के अलोंग जो है थीटा की वैल्यू या ज़ीरो है या पाई है। तो ज़ीरो और पाई पे साइन थीटा जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब है उस एक्सिस में कोई रेडिएशन जा ही नहीं रही। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये ऑसिलेटर्स जो हैं, जो चार्ज ऑसिलेट हो रहा है अगर किसी लाइन में, तो उस लाइन के अलोंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट नहीं होंगी और उसके परपेंडिकुलर मैक्सिमम होंगी साइन थीटा के हवाले से। साइन स्क्वायर थीटा 90 पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, तो उसके परपेंडिकुलर जो है वो मैक्सिमम होंगी। ठीक है, अब थीटा जो 90 इस तरफ से हो उस तरफ से, वो साइन स्क्वायर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा थीटा को माइनस थीटा। अच्छा, द इंटेंसिटी प्रोफाइल टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डोनट। तो वो कहते हैं ये जो इंटेंसिटी प्रोफाइल है ये एक डोनट जो है ये बना रहा है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अच्छा, तो ठीक है। अब ये जो है ये डोनट बना रहा है किस तरीके से, ये आप देख लो। ये इसने डोनट शेप बनाई हुई है। नोट दैट देयर इज नो रेडिएशन अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और ये कहता है हियर अच्छा here sin theta equal to 0. The intensity profile takes the form of a donut with its maximum in the equilateral plane. अच्छा, इसका मैक्सिमम जो है वो इक्विलेटरल प्लेन में लाई कर रहा है। यहाँ पे जो है वो कहता है मैक्सिमम है और आप देख सकते हो किस तरीके से। तो ये यहाँ पे इसमें एंगल्स बनाए हुए हैं, थीटा एंगल है, ये फाई एंगल है। फाई एंगल पर डिपेंडेंस है नहीं, इसलिए फाई एंगल पे ये सारी शक्ल जो एक जैसी है। अथवा ये साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर है, तो ये इस तरीके से इसने ये चीज़ जो है वो बनाई हुई है। अच्छा, ये शक्ल जो इसने बनाई हुई है हम बना सकते हैं ये शक्ल, कोशिश करके देखते हैं ये डोनट वाली। अच्छा, द टोटल पावर रेडिएटेड इज इंटेंसिटी प्रोफाइल जो है इसको किस तरीके से बनाया जा सकेगा, चलो देखते हैं। अच्छा, द टोटल पावर रेडिएटेड इज followed by integrating s ओवर स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। एस डॉट डी ए कर लो आप, यहाँ पे देख लो आपके ओवर ओवर आर स्क्वायर का बिहेवियर आपका आ गया है। तो एवरेज पावर जो है वो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। और एरिया जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपका बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा फाइव। और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास एक फाइनाइट आंसर आ गया। और ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास आ गया। अच्छा जी, तो 5 में क्या कह रहा है कि द रेडियल कोऑर्डिनेट इन फिगर 11.4 रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एस, ठीक है, एट फिक्स्ड आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पावर एडिट आ गई है। मैं देखता हूँ कि हम ये चीज़ जो है डोनट शेप बना सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर आप इंटेंसिटी को प्लॉट करना चाहते हो, यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर है, ये है। और इसको जो है करके देखते हैं, कुछ अगर बन जाता तो सही है। और ये बन गया। तो यहाँ पे सम कांस्टेंट है,
और टाइम्स साइन फिर जो है हम इतना कर लेते हैं, यहाँ पे आर क्यूब कर लेते हैं। आर क्यूब करोगे तो यहाँ पे आर आपका जो है ये वेक्टर बन जाएगा, और फिर आप जो एरो डाल लो इस तरह। ठीक है, तो आप जो है वो ये बना लेते हैं इसको। यहाँ पे x और x y और y यूनिट वेक्टर। r को आप ऐसे लिख सकते हो, और जो है मेरा ख्याल है इसको फिर इसके अंदर आप जा सकते हैं इसमें। तो अच्छा, तो ये आपका ये इस तरीके से बन गया। और इसको अगर हम मज़ीद जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अगर यूज़ कर लें तो यहाँ पे एक आर आ जाएगा। और जी में क्या आता है, जी वाला अगर आसान है, उसमें आर कॉस थीटा। जो है वो आर साइन थीटा होगा, आर साइन थीटा। तो स्फेरिकल में तो ये चीज़ बनती है, ये। और यहाँ पे फिर फाई का भी डिपेंडेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका साइन आ जाएगा। यानी आप इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कॉमन ले लो आप, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आ जाए आपका। और यहाँ से भी आर चला गया, एक चीज़ बन गई। ठीक है, इंटेंसिटी प्रोफाइल की। इसको अगर प्लॉट किया जाए 3D में, देखने की कोशिश करें कि क्या बन जाता है। क्या ये शक्ल बन रही है, यही चीज़ है जो इसने प्लॉट की हुई है। दोबारा से चेक कर लेंगे। कहते हैं इंटेंसिटी प्रोफाइल टेक्स द फॉर्म फॉर डोनट, द रेडियल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एट फिक्स्ड आर। आर की वैल्यू इसने फिक्स कर दी। ठीक है, अब आप देख लो, तो आर की वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट फिक्स है। और ये तो आपके पास जो प्लॉट करते हैं इसको पैरामीट्रिक प्लॉट है मेरा ख्याल है ये 3D। हमें जो चीज़ चाहिए वो ये एक्सिस पे ये होगा। ठीक है, 3 फंक्शन हमने लिखने हैं यहाँ पे, 1 2 3 और ठीक है 2 है। सही, तो ये तरीका है इसको लिखने का। कुछ बन जाता है तो अच्छा है, वरना रहने देंगे इसको। आपका एक्स एक्सिस बन गया, अब वाई एक्सिस है। एक्सिस, अच्छा, तो वाई एक्सिस में साइन फाई है यहाँ पे, यहाँ पे जी एक्सिस में कॉस है। ठीक हो गया। और एक फिक्स क्वांटिटी है, उसको मैं हटा देता हूँ। बस कांस्टेंट अब हम हटा देते हैं, आर के लिए प्लॉट कर रहे हैं।
बाद यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनको आपको पहले है। तो 0 से कहाँ तक जाएगा, वाई तक जाएगा। अच्छा, थीटा जो है वो 0 से पाई तक और फाई जो है 0 से 2 पाई तक। ओए, ये तो मान गया वाकई। तो तुक्का शुक्का लग गया हमारा भी। ये देखो आप, डोनट बना दिया इसने। जब मैं डेलावेयर में था वहाँ पहले सेमेस्टर में वो एक कोर्स हमें लेना पड़ता था जिसमें वो टीचिंग सिखाता था कि किस तरीके से आप टीचिंग करो स्टूडेंट्स को, किस तरीके से फिजिक्स टीच कर सकते हो। तो हरी शिपमैन नाम था उसका प्रोफेसर का, और सुबह सुबह पता नहीं 8 बजे क्लास लेता था वो, 8 बजे या उससे भी पहले। और वहाँ जो है वो डोनट खिलाता था मैं। कि स्टूडेंट जो है डोनट के चक्कर में आए, हमें वो क्लास बोरिंग लगती थी। हम लोग जो है वो जाना उधर पहुँचना जो है मसला, सुबह सुबह जो है और फिर उसकी बातें सुनना। तो वो ट्रैक करने के लिए ना डोनट तो जब भी डोनट की बात आती है मुझे वो प्रोफेसर जो है वो याद आ जाता है, हरी शिपमैन डेलावेयर में। तो ये है इंटेंसिटी प्रोफाइल। तो इसमें जो चीज़ तस्वीर बनाई है वो आप इस तरीके से बना सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस कर सकते हो आप। जो इंटेंसिटी उसने दिखाया आपको बना के, तो ये आप देखो कि यार यहाँ से जो है ये ज़्यादा बाहर की तरफ को निकली हुई है, तो वहाँ पे इसका ज़रा डिपेंडेंस आता है। तो वहाँ पे शायद हाँ, मैक्सिमम जो है इसका मैक्सिमम वो इक्विलेटरल प्लेन में है। ठीक है, इक्विलेटरल प्लेन में है। और ये ऑसिलेट इस तरीके से कर रही है इंटेंसिटी, तो आप देख लो वर्टिकल में कुछ भी नहीं है। इस जैसे जैसे आपका एंगल चेंज होता जाएगा आप इंटेंसिटी की प्रोफाइल देख सकते हो, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर सबसे ज़्यादा है, फिर नीचे वही सिमेट्री है। और फाई की सिमेट्री है वो तो आपको डायपोल के सेम नज़र आएगी फाई में अगर घूमोगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया इसको, जो उसने बात की है। आगे चलते हैं। आगे है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आर्क का जो रेडियस है उस पर इंडिपेंडेंट है। सो वन वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वन वुड एक्सपेक्ट। तो ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से इसको होना भी चाहिए विद अप्रॉक्सीमेशन 3 वी वर एंटिसिपेटिंग और गोस टू इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पे कहते हैं द शॉर्ट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ द पावर फार्मूला इज व्हाट अकाउंट्स फॉर द ब्लूनेस ऑफ द स्काई। तो अभी आप देख लो ये ऑसिलेटर जो है इसका डिपेंडेंस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा की पावर 4 है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट, ये जो हमने निकाली इसकी एप्लीकेशन जो है वो हमें बताती है कि क्यों आसमान नीला होता है। ठीक है, फॉर द ब्लूनेस ऑफ द स्काई sunlight passing through the atmosphere stimulate atoms to oscillate as tiny dipoles। तो मेन चीज़ ये कि जब लाइट आती है, सनलाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एटम में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करती हुई आ रही होती है तो वो उनको ऑसिलेट करवाती है, तो वो डाइपोल बन जाते हैं, ऑसिलेटिंग डाइपोल्स बन जाते हैं एटम्स। जब वो बन जाते हैं तो फिर वो एटम्स जो है वो रेडिएट करते हैं। ठीक है, तो फिर वो रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो वो जो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वाई लाइट, सनलाइट जो वाइट लाइट है उसके अंदर तमाम फ्रिक्वेंसीज हैं। तो किस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा जो है वो रेडिएट करेंगे उसकी पावर रेडिएशन होगी। तो यहाँ ओमेगा का डिपेंडेंस बता रहा है कि जो ज़्यादा बड़ी होगी फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा जो है वो रेडिएट होगी, जो कम फ्रिक्वेंसी की है वो कम रेडिएट होगी। So the incident solar radiation covers a broad range of frequency white light, but the energy absorbed and re-radiated by atmospheric dipoles is stronger at the high frequencies because of the omega 4 factor in equation 22। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज़ मोर इंटेंस इन द ब्लू। तो फ्रिक्वेंसी जो ज़्यादा होती है वो ब्लू की ज़्यादा होती है, तो वो जो कहता है इसलिए ब्लू को ज़्यादा जो है वो
रेडिएट करती है और हमें फिर वो नज़र आता है। then in the red, it is this radiated light that you see when you look up in the sky, unless of course you are staring directly at the sun को अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो फिर आपको नहीं नजर आएगी। सन को अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं, ठीक है, तो वो उस तरीके से वो रेडिएशन वाला फैक्टर नहीं आएगा, वो आप हाँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना सिर्फ आपको स्काई ब्लू नज़र आता है, शाम के टाइम या सुबह के टाइम थोड़ी सी जो रेडिश कलर जो नज़र आता है आपको, सुर्खी सी जो नज़र आती है, उसकी क्या रीज़न है वो भी इसने यहाँ बताने की कोशिश की हुई है, थोड़ी देर में शायद बताएगा। अच्छा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स द डाइपोल ऑसिलेट इन अ प्लेन ऑर्थोगोनल टू द सन रेज। अब ये सन रे आ रही है तो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें वो ऑसिलेट करते हैं। इन द सेलेस्टियल आर्क परपेंडिकुलर to these days where the blueness is most pronounced, the dipoles oscillate along the line of sight, send no radiation to the observer because of sin square theta। तो अब ये देख लो कि अगर तो ये लाइन ऑफ साइट है, आप आसमान की तरफ इस तरीके से देख रहे हो और सन रेज जो कहता है इस तरीके से आ रही हैं, तो दिस डाइपोल डज नॉट रेडिएट टू द ऑब्जर्वर की तरफ कोई रेडिएशन जो है वो ये वाला डाइपोल जो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसने बताने की कोशिश की आपको नो रेडिएशन बिकॉज साइंस के थीटा फैक्टर, जो कि वहाँ पे थीटा जो है वो मैंने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। लाइट रिसीव्ड एट दिस एंगल इज देयरफॉर पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द सन रेज। तो इस डायरेक्शन में जो कहता है कि लाइट जो पोलराइज हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो। ठीक है, अच्छा, the redness of the sunset क्यों होती है, वो is the other side of the same coin। ठीक है, तो sunlight coming in at a tangent to the earth's surface must pass through a much longer stretch of atmosphere than sunlight coming from overhead। Accordingly much of the blue has been removed by scattering and what is left is red। तो यहाँ पे कहता है कि जब लाइट इस तरह आ रही होती है तो ये ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, जो एटमॉस्फेरिक क्रस्ट है उसमें जितना ज़्यादा वो ट्रैवल करेगी उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो स्कैटर्ड होगी, स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें से जो ब्लू पार्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे निकल जाएगा और जब तक यहाँ पहुँचेगा तो आपके पास रेड पार्ट रह जाएगा। इसके मुकाबले में ओवरहेड जो है उसको कम डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है। कम डिस्टेंस करते हैं तो इतनी ज़्यादा रेड लाइट अभी निकली नहीं होती, जो इतनी ज़्यादा जो ब्लू लाइट निकली नहीं होती। ठीक है, तो ऊपर वो जो चीज़ है वो वहाँ दोनों की चीज़ों की अपनी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे ये है कि इसको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है तो ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा निकलती जाती है, जब यहाँ तक पहुँचती है तो फिर वो रेड जो है इसके पास बचती है। तो ये इसने रीज़न यहाँ लिखी हुई है। प्रॉब्लम में छोटे छोटे चेक दैट द रिटार्डेड पोटेंशियल ऑफ एन ऑसिलेटिंग डाइपोल सेटिस्फाई द लॉरेंस गेज कंडीशन, डू नॉट यूज अप्रॉक्सीमेशन 3 इंच। फिर ये कह रहा है कि आप लॉरेंस गेज कंडीशन जो है वो कर लो, आप जो है चेक ऊपर जो डाइपोल के लिए है, और वो जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू सम फैक्टर टाइम पार्शियल बाय पार्शियल। ठीक है, कुछ इस तरीके की है, वो देख लेना आप जो है। अच्छा, इसके बाद जो है वो पार्शियल, हाँ ठीक, इक्वेशन दिस कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म। अच्छा, ऊपर जो एक्सप्रेशन है हमारा जहाँ पी नॉट कॉस थीटा लिखा हुआ है उसको आप पी नॉट डॉट आर कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म में लिख सकते हैं। डू सो लाइक वाई फॉर इक्वेशन, बाकी इक्वेशनों के लिए भी करें, ये कह रहा है। इसके बाद ये कहता है कि फाइंड द रेडिएशन रेजिस्टेंस। रेडिएशन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है ऑफ द वायर जॉइनिंग द टू एंड्स ऑफ द डाइपोल। दिस इज द रेजिस्टेंस दैट वुड गिव द सेम एवरेज पावर लॉस टू हीट। ठीक है, as the oscillating dipole in fact puts out in the form of radiation। तो वो कह रहा है कि वही जो आपका डाइपोल रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एमिट कर रहा है, अगर आप रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये वही होगी जो जूल थॉम्पसन इफेक्ट में जो लॉस होता है, पावर लॉस, उसके इक्वल होगी। इस तरह करके इसने बात की जो हीट में होती है। ठीक है, तो हीट एज ऑसिलेटिंग डाइपोल। अच्छा, शो दैट आर की वैल्यू कहते हैं ये है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन and for the wires in an ordinary ratio से this would ठीक। जी, इसके बाद ये प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। इसमें क्या किया उसने कि यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू है सिर्फ,
वहाँ पे तो ऑसिलेट कर रहा था मेरा ख्याल है, यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे भी ऑसिलेट कर रहा है। कोई चीज़ जो ऊपर वाली है उसको इसने घुमा दिया एक सर्कल में। अच्छा दोबारा देख लेते हैं। रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन बी थॉट, अच्छा नहीं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, ये ऑसिलेट इस तरीके से नहीं कर रहा है, जस्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिव देखा जाए तो ये वही चीज़ बन जाती है, घूमने वाला जो है। तो द रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन बी थॉट ऑफ एज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू ऑसिलेटिंग डाइपोल्स, one along the x-axis and other along the y-axis with the latter out of phase by 90। तो ये जो मोशन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक सर्कल में घूम रहे हैं, इसको कहता है दो डाइपोल्स की टर्म में आप जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। एक जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा जो है वाई एक्सिस के अलोंग, पी नॉट कॉस और साइन जो है इनकी सुपरपोजिशन है विद 90 जो है एंगल के। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन एन इक्वेशन दिस फाइंड द फील्ड ऑफ रोटेटिंग डाइपोल। तो बस आपने एक डाइपोल का निकाल लिया आंसर, तो दो का वो कहता है सुपरपोजिशन से आप आंसर निकालें और इसको डिस्कस करें। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो आप, तो ग्रेविटेशनल वेव के हवाले से, तो ग्रेविटेशनल वेव के हवाले से कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, इसी तरह ग्रेविटेशनल वेव्स भी निकलती हैं जो आइंस्टाइन की थ्योरी ने प्रेडिक्ट की थी। और उसमें जो है कुछ इस तरह ही की फिगर थी कि दो ब्लैक होल्स थे असल में। दो ब्लैक होल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के घूम रहे हैं और फिर वो आपस में जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं। यहाँ तो इसने इसको रोक के रखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों के डिस्टेंस पे रोक के रखा हुआ है और घुमा रहा है इसको, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है जो सप्लाई कर रहा है। तो ब्लैक होल्स को तो कहीं से आउटसाइड एनर्जी नहीं मिल रही, वो ऐसा सिस्टम है सिमुलेटेड कि वो अपनी एनर्जी जब यूज़ कर रहा है इस घूमने में और रेडिएट करने में तो वो कोलैप्स कर जाएगा। और वहाँ से ग्रेविटेशनल वेव्स जो है निकली हैं लाइकों ने वो डिटेक्ट की हैं। तो इसके तो इस इन चीज़ों की जो चैप्टर की काफ़ी फिज़िक्स है वो आपको मदद देगी ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल रेडिएशन को भी समझने में, और उसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है। दोनों में यकीनन फ़र्क है। यहाँ पे आप लीडिंग ऑर्डर जो रेडिएशन का सोर्स है वो डाइपोल है, आपका ऑसिलेटिंग डाइपोल है, वहाँ पे जो लीडिंग ऑर्डर है वो पार्ट ऑफ पोल डिस्ट्रीब्यूशन है जो ऑसिलेट करती है, तो वो आपको ग्रेविटेशनल वेव्स देती है। तो अब आपने इलेक्ट्रिक देख लिया, अब मैग्नेटिक डाइपोल भी देख लो आप। मैग्नेटिक डाइपोल देखने के लिए यहाँ पे ये आपके पास एक करंट इसने बनाई हुई है, करंट लूप है। किसी आर डिस्टेंस पे आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हो और करंट जो है वो ये स्पेशल आर डिस्टेंस पे है उस पॉइंट से। तो यहाँ पे कहता है नाउ सपोज नाउ वी हैव अ वायर लूप ऑफ रेडियस बी, ये बी रेडियस की है, अराउंड विच वी ड्राइव एन अल्टरनेटिंग करंट दिस। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है जो ऑसिलेट करती है, कभी इस तरह घूमती है कभी इस तरह, आई नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। दिस इज अ मॉडल फॉर एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक पोल। करंट आपके पास आ गई तो मैग्नेटिक डाइपोल बना सकते हो आप एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके। उसका एरिया जो है वो पाई बी स्क्वायर बी रेडियस है और जी के लोंगे बन जाता है एम, और इसका नाम आप एम नॉट रख लो। एम नॉट इज पाई बी स्क्वायर आई नॉट जो है, ठीक है, आई नॉट बनाते कॉज ऑफ ओमेगा टी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा अब क्या करना है, अब जो है वेक्टर पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। यहाँ पे करंट है आपके पास, वेक्टर पोटेंशियल जो है वो करंट को बस आपने इंटीग्रेट करना होता है। यहाँ डी एल पे हमने इंटीग्रेट कर लिया और इंटीग्रेट करने के किया जा सकता है इसको, अगर शायद अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। फॉर पॉइंट आर डायरेक्टली अबव द एक्स एक्सिस A must aim in the y direction since the x components from symmetrically placed points on either side of x axis will cancel thus this, ठीक है। तो a वेक्टर जो आपका ये बन गया। तो ये अच्छा cos of 5 prime serves to pick out the y axis and by the cosine of this। अच्छा x ये आपका जो है यार का एक्सप्रेशन इसने बना दिया। अच्छा अच्छा एक मिनट में थोड़ा सा जो मेरा ध्यान दूसरी तरफ लग गया था। The loop is unchanged, the scalar potential is, the loop is uncharged so the scalar potential is 0। ठीक है, लूप जो है वो अनचार्ज है तो उसका स्केलर पोटेंशियल जो है वो 0 है। अच्छा
ठीक सही। द रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल इज दिस, सही है। फॉर अ पॉइंट आर डायरेक्टली अबव द एक्स एक्सिस, फिगर 11.8। अच्छा, इसने आर जो है वो एक्स एक्सिस के अबव लिया हुआ है। ठीक सही। क्या होगा जी, ए मस्ट एम इन द वाई डायरेक्शन। ए जो है वो कहता है कि वो मस्ट बी इन द वाई डायरेक्शन होना चाहिए, सिंस द एक्स कंपोनेंट फ्रॉम सिमेट्रिकली प्लेस्ड पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ एक्स विल कैंसल। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वो कहता है कि ये जो इस साइड की आर्क है और इस साइड की आर्क है, इन दोनों का इफेक्ट जो है वो एक्स डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ जो है वो वाई डायरेक्शन में ये बन सकती है पोटेंशियल जो है इसका। ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल वो बना लिया इसने वाई में। वाई में करने का फ़ायदा ये होगा कि इंटीग्रेशन ये चीज़ें शायद आसान हो जाएंगी। अच्छा, cos फाइव प्राइम जो है वो, और ये जो है सर्च टू पिक आउट द y कंपोनेंट ऑफ dl प्राइम बाय द लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस आप r लिख सकते हो, साइज द एंगल बिटवीन r एंड b। साइज द एंगल बिटवीन r एंड b यहाँ पे है, हाँ ठीक है, ये r है और ये b है, इसके दरमियान एंगल जो है वो साई है। ठीक है। अच्छा, एक्स आर जो है वो आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा सी इसमें। ठीक है, ये दो कंपोनेंट आ गए और बाय कंपोनेंट नहीं है क्योंकि हमने स्पेशल एक जो है वो पॉइंट लिया हुआ है थोड़ा सा एक लिहाज से। और इसी तरीके से बी आप लिख सकते हो और आर डॉट बी, और ये आर का फार्मूला लिखा जा सकता है। फॉर परफेक्ट डाइपोल वी वांट द लूप टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल। तो बी जो है वो इस मैग्नेटिक डाइपोल को करेक्टराइज कर रहा है, इसके साइज को। तो आर जो है वो बहुत बड़ा होगा इससे, तो आपका ये प्योर जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ ज़ूम कर लो तो यहाँ पे आपके पास ये माइनस साइन आ जाएगा और फिर इसके इन्वर्स में प्लस साइन आ जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ें जो हम पहले भी इलेक्ट्रिक में कर चुके हैं। फिर कॉस का फार्मूला है, उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे स्टेप्स तकरीबन जो है सेम ही है। वहाँ पे डी था, यहाँ बी है, फिर अप्रॉक्सीमेशन 2 लगाई आपने और एट दी एंड आपका वेक्टर पोटेंशियल की ये फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इसमें जो इंटीग्रेशन हो रही है 5 प्राइम डी 5 पे, इसमें कॉस पे अगर आप इंटीग्रेट करते हो पूरे लूप में तो वो 0 हो जाता है, और कास स्क्वायर पे करते हो तो उसकी वैल्यू पाई है। ये वैल्यूज आपने पुट की तो आपके पास वेक्टर पोटेंशियल बन गया विच इज़ इन द 5 डायरेक्शन। तो वेक्टर पोटेंशियल जो है वो 5 डायरेक्शन में बन गया। और इन द स्टैटिक लिमिट जो है ओमेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वही चीज़ बताना चाह रहा है आपको कि यहाँ दो टर्म्स हैं, ओमेगा 0 हो जाए तो ये टर्म है और इधर से आपका वो आंसर बनता है जो आप लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल में बनाया था, तो ये वाला जो है। ठीक है, और इन द रेडिएशन जोन approximation 3 are much greater than 0 omega. So in the static limit omega equal to 0 we recover the familiar formula for the potential of a magnetic dipole. ये ठीक है, इसमें इसको आप m डॉट शायद करके लिख सकते हो क्या, या m वेक्टर बन जाता है ये। अच्छा, इन द रेडिएशन जोन जो है वो ये हो जाएगा r मच ग्रेटर देन c ओवर ओमेगा। तो वही वाली टर्म जो है वो डोमिनेट करेगी आपकी, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म जो है, ये वाली जो है वो आपको ओमेगा 0 में ये आंसर दे रही है, और इसका मतलब ये वाली टर्म जो है ये असल में यहाँ पे मौजूद है, रेडिएशन वाला पार्ट जो है। तो बस ए है पोटेंशियल, यहाँ पे 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पार्शियल ए पे पार्शियल टी से आपने निकाल लिया। फिर मैग्नेटिक फील्ड कर्ल से निकाल लिया आपने, कर्ल ऑफ ए से। ये थीटा 5 डायरेक्शन में आ गए। इनकी अगर आप चाहो तो रेशो लेके देख सकते हो कि कह रहा है कि सी के साथ इसकी रेशो आ रही है, यानी कि ये सी के साथ प्रोपेगेट कर रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रहे हैं। इनका आप जो है वो एस जो है वो भी बना सकते हो, जो एनर्जी फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन इज दिस। ठीक है, ई क्रॉस पी करके मैग्नेटिक फ्लक्स बना सकते हो। ये सारे स्टेप तकरीबन आगे मैथमेटिक्स के सेम है। ठीक, ये आपका बन गया। फिर इसकी एवरेज ले लो, कास्ट स्केयर जो हाफ हो जाएगा एवरेज लेने से, और ये सारा जो फैक्टर आपका ये बन गया। और फिर पावर रेडिएटेड जिसको इंटीग्रेट कर लो एरिया पे, आपके पास फाइनली आंसर जो ये बन जाता है। इसमें भी देखो ओमेगा की पावर 4 वाला डिपेंडेंस मौजूद है। वंस अगेन द इंटरेस्टिंग प्रोफाइल हैज द शेप ऑफ अ डोनट। ठीक है, फिगर 11.4 पहले जो हमने बनाई थी
वहाँ पे डोनट था, यहाँ पे डोनट है। एंड द पावर रेडिएटेड गोes like omega 4. There is however one important difference between the electric and magnetic dipole radiation. For configuration with comparable dimension, the power radiated electrically is enormous great. जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हम फोर्स निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो ज़्यादा निकलती थी। यहाँ पे उसी तरह की कुछ चीज़ है कि पावर जो है वो मैग्नेटिक वाले का जो है वो कम है, इलेक्ट्रिक की ज़्यादा है। इन दोनों की रेशियो लो तो ये चीज़ बनती है। उसको बताने के लिए इसने थोड़े से कुछ अप्रॉक्सीमेशन सी बनाई है। वो क्या क्या है वो देख लो। अब एम नॉट की वैल्यू अगर ये है और पी नॉट की वैल्यू जो है क्यू नॉट डी है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट जो है इन केस अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो आप आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा लिख लो। अच्छा ये तो खैर पहले ही था। सेटिंग डी इक्वल टू पाई बी, डी और पाई बी, यानी डी को अगर पाई बी कर लो तो आप फ़ौरन से देख सकते हो कि ये रेशियो जो है ये बन जाती है, ये बन जाती है। और फिर यहाँ आपको पता है कि ये बी जो है बहुत छोटा है सी ओवर ओमेगा से, ठीक है। बी जो है सी ओवर ओमेगा से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है बहुत स्मॉल है, और ये क्यों स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेशन 2 जो तुम्हारी थी। एंड हेयर इट अपीयर्स स्क्वायर्ड, अच्छा ठीक है, और स्केल की वजह से वो स्मॉल हो जाएगी। ऑर्डिनरीली देन वन शुड एक्सपेक्ट दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन टू डोमिनेट ओनली व्हेन द सिस्टम इज केयरफुली कंट्राइव्ड टू एक्सक्लूड इट, ठीक है। अगर आप ऐसा सिस्टम बना लो चालाकी के साथ, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिक पार्ट जो है वो जो लीडिंग आर्डर इलेक्ट्रिक पार्ट है डाइपोल का वो ना कंट्रीब्यूट करे, अदरवाइज जो है जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो डोमिनेट होता है, ठीक है। ये बताना चाह रहा था। ज़्यादातर जब रेडिएशंस की बात होती है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही बात होती है, मैग्नेटिक डाइपोल की नहीं होती ज़्यादा। जब भी डिस्कशन होती है उसकी वजह यही है कि ये डोमिनेट करता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल विदाउट यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन थ्री। हमने अप्रॉक्सीमेशन थ्री को कहता है यूज़ किया, इसको ना यूज़ करें। फाइंड द पॉइंटिंग वेक्टर एंड शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज एक्चुअली द सेम एज वी गॉट यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन थ्री। तो कहता है कि अप्रॉक्सीमेशन थ्री आप यूज़ ना करें। यहाँ पे इसने यूज़ किए ग्रिफिथ ने, ताकि अपनी डिस्कशन को आसान बना सके, सिंप्लीफाई कर सके। आप इसके बगैर भी करोगे तो आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा। फाइंड द रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल इन फिगर दिस, अच्छा ठीक है। फिर इसी के लिए वो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस का भी कह रहा है आपसे निकाल लो। और ये क्या कह रहा है, अप्लाई इक्वेशन बाय, अच्छा इसको देख लो। इंसुलेटिंग करंट जो है कैलकुलेट द पावर रेडिएटिंग, अच्छा रिंग है इंसुलेटिंग सर्कुलर रिंग जो है, और ठीक। अच्छा इसके बाद an electron is released from rest and falls under the influence of gravity in the first centimeter, but fraction of पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज रेडिएटेड अवे। तो ये भी आप इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो आप, क्योंकि मैस है उसका, तो वो नीचे जो एक्सलेट होगा, जब एक्सलेट होगा तो किस तरीके से वो रेडिएट करेगा, ठीक है। अच्छा एज अ मॉडल फॉर इलेक्ट्रिक क्वार्टरपोल रेडिएशन कंसीडर टू अपोजिटली ओरिएंटेड। तो क्वार्टरपोल के लिए इसने आपको कहा कि ये देख लो आप मॉडल फिगर 11.10, ठीक है। Find the scalar and vector potential electric and magnetic field pointing vectors, sketch the intensity profile। मैंने आपको करके भी दिखाई ये भी। अच्छा इसके बाद और क्या है जी, करंट आई फॉर flows around the circular ring of figure 11.8, 11.8 ऊपर वाली, ठीक है। Drive the general form for the power radiated, express your answer in terms of this, ठीक है। तो ये भी देख लो आप, इससे मिलती जुलती कैलकुलेशन अब आगे करने लगे हैं। रेडिएशन फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी सोर्स, अब ये सारी जो है ये थोड़ा सा इसने स्पेशल सिचुएशन लेके आपको थोड़ा आदी कर दिया कि किस किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं, क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी सोर्स जो है वो मौजूद है, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चार्ज डेंसिटी है, और in the previous section we studied the radiation produced by two specific systems, oscillating electric dipole and oscillating magnetic dipoles. Now I want to apply the same procedures to a configuration of charge and current that is entirely arbitrary, except that it is localized with some finite volume अच्छा radiation। तो ये है potential आपका, ठीक है। और इसके अंदर जो R है वो ये है, ये ठीक है, ये स्पेशल R, ये स्मॉल R, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
इसमें देखो आप अप्रॉक्सीमेशन जो हमने पहले पढ़ी है वो किस तरीके से बतानी है। तो ये आर प्राइम जो है ये इंटीग्रेशन होती है, ये साइज को रिप्रेजेंट करता है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। और आर जो है जहाँ पे आपने फैक्ट देखना है तो ये आर शुड बी मच ग्रेटर देन आर प्राइम, ये अप्रॉक्सीमेशन है पहली जो है। उसकी वजह से आप इसको जो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। बिल्कुल ये कि आर प्राइम स्क्वायर वाली टर्म हटा दो आप, आर स्क्वायर जो कॉमन ले लो, बाहर आर आ जाएगा और फिर ये नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट बाइनोमियल एक्सपेंशन करके ये फिर इसका इन्वर्स करोगे फिर यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। तो सारी मैथमेटिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो चार्ज डेंसिटी है उसको देख लो आप। चार्ज डेंसिटी में टी माइनस स्पेशल आर ओवर सी है, यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो ये वाला आर जो है ये इस टी के साथ मिल जाएगा, सी के साथ टी माइनस सी ओवर आर, और बाकी ये पार्ट आ गया। और इसको जो है इसने स्पेशल नाम टी नॉट रख दिया, टी माइनस स्मॉल आर ओवर सी इज टी नॉट। टेलर एक्सपेंशन कर दी इसने सीरीज इन टी अबाउट द रिटार्डेड टाइम एट द ओरिजिन दिस, ठीक है। ये रिटार्डेड टाइम ही असल में टी माइनस आर ओवर सी इज द रिटार्डेड टाइम, इसके अबाउट जो वो कहता है मैं कर देता हूँ एक्सपेंशन। तो ये आपकी ये यहाँ पे टी नॉट, फिर इसके बाद डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी नॉट और टी जो है वो सेम होगा, तो इसलिए वो टी डॉट पहले भी बताया था हमने, और इस तरीके के वो टर्म्स भी आ जाएंगे इसमें। कहता है नेक्स्ट जो है ये दो टर्म्स ये भी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमने लगानी है इन दो टर्म्स के हवाले से बताना चाहता है वो ये है कि आर प्राइम जो है वो आपका ये आर प्राइम इसको कंपेयर करेगा इनसे रो डॉट से, रो डबल डॉट वगैरह से। तो आर प्राइम जो है सी ओवर रो डबल डॉट और रो डॉट, और ये सारी अप्रॉक्सीमेशन इसने कहता है लगाई है मैंने। तो हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म चाहिए आर प्राइम में, ठीक है। वो ये वाली टर्म हमने जो सा बस ये वाली चाहिए हमें, आगे वाली टर्म नहीं चाहिए। और निगलेक्ट करने की रीज़न ये है कि ये अप्रॉक्सीमेशन लगाई है। तो पोटेंशियल आपका बन गया इसमें फर्स्ट टर्म जो है टी नॉट वाली, फिर इसमें ये, और फिर यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगी, ठीक है, जिसमें टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दो टोटल चार्ज आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दो आप तो ये डेफिनेशन बन जाती है डाइपोल मोमेंट की, और इसको भी कर दो ये भी डाइपोल मोमेंट बन जाता है, इसका टाइम डेरिवेटिव बन जाता है। ये सारा कुछ बन गया। अगर टाइम के साथ चीज़ें चेंज नहीं हो रही तो फिर आपके पास ये चीज़ ये केस आ जाएगा, ठीक है। ये वाले दो केस आ जाएंगे। यहाँ से भी आपको थोड़ा सा अंदाजा पता चलेगा। दो केस जो फर्स्ट टू केस है ये स्टैटिक केस को करते हैं करस्पॉन्ड, जब टाइम के साथ चीज़ें चेंज नहीं हो रही तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है अगर रेडिएशन कहीं से आनी है तो वो यहाँ से आएंगी, इन दो पार्ट से नहीं आएगी। इन द स्टैटिक केस द फर्स्ट टू टर्म्स आर द मोनोपोल एंड डाइपोल कंट्रीब्यूशन टू द मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ V. The third term of course would not be present. ठीक है, meanwhile the vector पोटेंशियल, अब यही काम आपने जो स्केलर पोटेंशियल के लिए किया बिल्कुल वही वेक्टर पोटेंशियल के लिए भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे काम आसान है। यहाँ पे आपको जीरो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन से ही काम चल जाएगा। तो इसको आप एक्सपेंड किया तो ये आपने टी नॉट कर दिया, ठीक है। और फिर जो है इसको आप इंटीग्रेट करके ये आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5.7 द इंटीग्रल ऑफ जे इज द टाइम डेरिवेटिव डाइपोल मोमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप है इम्पोर्टेंट टू प्रॉब्लम 5.7 का, ये मुझे फिर देखना पड़ेगा कुछ शायद, तो उसके हिसाब से मैं फिर आपको बता सकूँगा। तो इसको इसने जो है पी डॉट के टर्म में लिख दिया वेक्टर पोटेंशियल। नाउ यू सी व्हाई इट वाज अननेसेसरी टू कैरी द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ आर बियॉन्ड द जीरोथ ऑर्डर। इस केस में जो वो कहता है कि जीरोथ ऑर्डर से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे देखो करंट जो है वो इन सम सेंस टाइम डेरिवेटिव को चार्ज होता है, ठीक है। तो टाइम डेरिवेटिव चार्ज होता है करंट डेंसिटी, टाइम डेरिवेटिव चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। और यहाँ पे फिर आप रफली आपको ये अंदाज़ा हो सकेगा कि यहाँ पे ये क्यू और डिस्टेंस के साथ ये V1 बन जाएगा, यानी थोड़ा बहुत एक चीज़ लगती है कि इस तरीके से बनती नज़र आ रही है, ठीक है। पी डॉट इसलिए अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट वी मस्ट कैलकुलेट द फील्ड्स। अब फील्ड्स की बारी आ गई है, और once again we are interested in the radiation zone, that is in the fields that survive at large distances from the source. So we keep only those terms that go like 1 over r, ठीक है।
तो अप्रॉक्सीमेशन 3 ये है कि डिस्कार्ड 1/r² टर्म्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये, फॉर इंस्टेंस द कूलम फील्ड कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन 51। अच्छा, कूलम फील्ड जो 51 में फर्स्ट टर्म यहाँ से कहता है कूलम फील्ड आ रही है 1/r², वो नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से हमें कुछ, और ये वाली जो है मैंने बता दिया था डायपोल की 1/r² है, तो ये क्या देगी आपको, असल जो है यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ से आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रॉन, इन फैक्ट द रेडिएशन कमिंग एंटायरली फ्रॉम दीस टर्म्स इन व्हिच वी डिफरेंशिएट द आर्गुमेंट T0। अच्छा, इसके बाद जो है डेरिवेटिव जो T0 का है, ये अगर आप लेते हैं तो ये बन जाता है T0 की डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर T माइनस R/C है, तो डेरिवेटिव R पे आ जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्ट टू R पे, और R पे अगर R का ग्रेडियंट लोगे तो R यूनिट वेक्टर जो वो बन जाता है। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। यहाँ पोटेंशियल का जो डेरिवेटिव है इसने चेन रूल यूज़ किया है, यहाँ पे ये इस पे अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे चेन रूल यूज़ किया है इसने कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू R है, तो लेट्स से तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू T0 और T0 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू R, तो ये चेन रूल से ये चीज़ बना दी इसने। ठीक है, T0 का डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव जो रिस्पेक्ट टू टाइम था वो इस पर अप्लाई कर दिया, यहाँ एक डॉट था यहाँ दो डॉट हो गया, और फिर ये T0 का जो ग्रेडियंट है वो आपके पास ये बन जाता है, तो ये बना दिया इसको। इसी तरीके से कर्ल ऑफ ए जो है वो कहता है वो भी निकाला जा सकता है, और आपके पास कर्ल ऑफ ए निकला है तो उसका टाइम डेरिवेटिव लिया जा सकता है। तो ये चीज़ होने के बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाती है माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी माइनस पार्शियल ए बाई पार्शियल टी, उससे ये एक्सप्रेशन बन जाता है आपका, जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो, इसको बोल के भी लिख सकते हो, और मैग्नेटिक फील्ड जो वो ये लिखी जा सकती है। ये दोनों चीज़ होगी। इन पर्टिकुलर इफ यू यूज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स तो फिर आप ये कर सकते हो, बी और ई और पी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, पी डबल डॉट और ये पॉइंटिंग वेक्टर भी निकाल सकते हो आप, ई क्रॉस पी में थीटा फाई में था, या रेडियन में आ गया। ठीक हो गया। द टोटल रेडिएटेड पावर इज, फिर ये आप निकाल लो जो है एरिया पे इंटीग्रेट करके, तो ये बन जाता है। सिंस दैट ई एंड पी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स टेंशन फ्लक्चुएशन इन द रेशियो इज ऑलवेज। ठीक है, इनकी रेशियो भी अगर आप ले लो, ये और पी के वो सी के बराबर है, वो बता रहा है आपको जो, तो यहाँ पे ये फार्मूला आपका निकला है। अब इस फार्मूले को हम अपने जो पुराने हमने जो केसेस किए हैं उसमें रिड्यूस करके देखते हैं। तो इन द केस ऑफ एन ऑसिलेटिंग डाइपोल, वो पी ऑफ टी क्या था, पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो दो टाइम डेरिवेटिव ले लो आप इसके, तो ये आपका बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो दो टाइम डेरिवेटिव उसके सर्वाइव करने चाहिए। ठीक है, तो फिर ये इन जनरल इसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि दो टाइम डेरिवेटिव आप लो अगर उसके डाइपोल मूवमेंट के, तो वो सर्वाइव करने चाहिए, फिर वो रेडिएशन देगा। अगर ये टर्म जिनसे जीरो हो जाए पी डबल टी, तो फिर जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो रेडिएट नहीं करेगा, फिर आगे क्वाड्रेटिक कंट्रीब्यूशन जो है ना वो जो है क्वाड्रोपोल कंट्रीब्यूशन वो आपको देगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्प्रेस होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं वो मेनली कमिंग फ्रॉम डायपोल्स जो है, और जो ग्रेविटेशनल होती है उसमें इलेक्ट्रिक वाली जो ये डाइपोल वाली जो टर्म है ये कंट्रीब्यूट नहीं करती, उसमें क्वाड्रोपोल वाली करती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ, तो वहाँ पे ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगी आपको। तो ये कहता है कि ये चीज़ बन गई है, एंड वी रिकवर द रिजल्ट्स ऑफ सेक्शन दूसरी, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो, वही रिजल्ट ये बन जाता है। अच्छा, फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज Q द डायपोल मोमेंट इज दिस, P is equal to Q T of T, where T is the position of Q with respect to the origin। अकॉर्डिंगली जो है ये हो जाएगा आपके पास कि अब एक पॉइंट चार्ज जो है वो उसका बता रहा है आपको, ये एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस T है, लेकिन वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अगर ऑसिलेट कर रहा है तो दो डेरिवेटिव जो है वो उसके डिस्टेंस के डेरिवेटिव बन जाएंगे, विच इज़ एक्सेलरेशन, और इसे करके आप उनसे ये निकाल सकते हो ये पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला निकला है, पावर रेडिएटेड का, एनर्जी रेडिएटेड जो है किस तरीके से है, दिस इज़ द फेमस लॉर्मर फार्मूला। ये आपने मुख्तलिफ जो है शायद एटॉमिक फिजिक्स के कोर्स या इस तरह के कोर्सेज में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ये एक्सेलरेशन के साथ इसका ताल्लुक है, अगर एक पॉइंट पार्टिकल जो है एक्सेलरेट करता है तो फिर जो है उसकी सिचुएशन ये है।
ठीक है, पॉइंट पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करता है तो फिर उसका जो है वो जो पावर वो रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसकी पावर लॉस जो है वो ये होगा। आई विल ड्राइव इट अगेन बाय डिफरेंट डिफरेंट मीन्स। तो कहते हैं कि मैं दोबारा बार बार ये नॉर्मल फार्मूला ड्राइव करूँगा मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो एक तरीका इसने ये बताया, what I have done in this section amounts to multipole expansion of retarded potential। तो इस सेक्शन में इसने कहा मैंने मल्टीपोल एक्सपेंशन की है रिटार्डेड पोटेंशियल की। मल्टीपोल एक्सपेंशन जब आप करते हो तो फिर उसमें ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपने पहले देखी होंगी, जो स्टैटिक केस को कोरस्पॉन्ड करेंगी, उनको आप हटा दो तो बाकी जो टर्म्स हैं वो आपको रेडिएशन देंगे। ठीक है, तो कैरिड आउट आर प्राइम एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस टर्न्स आउट टू बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, because the charge is conserved। अच्छा, what I have done in this section amounts to a multiple expansion of retarded potentials carried out to lowest order in R prime that is capable of producing electromagnetic radiation fields goes like 1 over R। this turns out to be electric dipole। तो यही बता रहा है आपको मल्टीपल एक्सपेंशन में जो लीडिंग ऑर्डर टर्म है वो कह रहा है कि आपकी डाइपोल से आ रही है, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड, क्योंकि टाइम डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं डाइपोल के टाइम डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। तो अगर तो मोनोपोल से आती तो मोनोपोल्स के टाइम डेरिवेटिव आते हैं, यानी चार्ज के चार्ज के टाइम डेरिवेटिव आते हैं, और चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, उस सेंस में जो है फिर यहाँ पे आपकी मोनोपोल जो है वो रेडिएट नहीं करती। ठीक है, इफ चार्ज वर नॉट कंजर्व द फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन 11.51 वुड रीड, ये मोनोपोल है, एंड वी वुड गेट अ मोनोपोल फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। ये आपके पास मोनोपोल फील्ड जो है वो बन जाती, क्यू का डेरिवेटिव देखो बनता, क्योंकि हमें पता क्यू जो है वो फिक्स था, तो वो वाली टर्म हमारी जो गायब हो गई। ठीक है, तो यू माइट थिंक दैट अ चार्ज स्फीयर whose radius oscillates in and out would radiate। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा है आपको, एक चार्ज है, ठीक है, और वो स्फेरिकली जो है इन एंड आउट जो है वो रेडिएट कर रहा है, तो क्या इन एंड आउट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वो क्या कहता है रेडिएट नहीं करेगा, क्यों? द फील्ड आउटसाइड अकॉर्डिंग टू Gauss's law is exactly q over 4 pi epsilon r square regardless of the fluctuation in size। Gauss law जो है वो आपको ये बताता है कि अगर कोई स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की जो है वो इस ऑसिलेट इस तरीके से कर रही है कि वो अपनी स्फेरिकल सिमेट्री को मेंटेन रखती है, तो फिर जो है उसमें आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी कि चार्ज इनसाइड क्या है। ठीक है, और वो जो है वो चार्ज इनसाइड क्या है, तो फिर वो जो है वो रेडिएट नहीं करेगी। अकॉस्टिक एनालॉग बाय द वे मोनोपोल्स टू रेडिएट विटनेस द क्रॉक ऑफ अ बुल फ्रॉग। अच्छा, साउंड अकॉस्टिक एनालॉग में कह रहा है कि मोनोपोल टर्म्स जो है वो रेडिएट करती हैं साउंड के लिहाज से, जिसको कह रहा है क्रॉक ऑफ द बुल फ्रॉग जो है उसकी जो आवाज़ आती है मेंढक की जो है। अच्छा, इफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट शुड हैपन टू वैनिश, if electric dipole moment should happen to vanish, or at any rate if its second time derivative is zero, then there is no electric dipole radiation and one must look to the next term and one of the second order in R prime जो है। अच्छा, ये फोन आ रहा है किसी का भी। अच्छा जी, चलो बस लेक्चर तो ख़त्म होने वाला है। आखिरी चीज़ रह गई थी, मेरा था इरादा कि मैं एक जो है वो आपको और पढ़ाऊँ ये पावर, लेकिन मैं वहाँ तक स्टॉप कर लेंगे तो एक और लेक्चर इसका बन जाएगा। इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट शुड हैपन टू वैनिश और एट एनी रेट इफ इट्स सेकंड टाइम डेरिवेटिव इज ज़ीरो, then there is no electric dipole radiation and one must look to the next term, the one of second order in R prime। ठीक है, तो यही बात जो मैं पहले भी बता चुका, अगर डाइपोल वाली टर्म आपकी जो है वो वैनिश कर जाती है तो फिर आपने उससे अगली टर्म मल्टीपोल एक्सपेंशन में कंसिडर करनी है, विच इज़ क्वाड्रोपोल जो है। क्वाड्रोपोल मूवमेंट जो है वहाँ से आप देखने की कोशिश करोगे रेडिएशन एट इट happens, this term can be separated in two parts, one of which is related to the magnetic dipole movement of the source and other to the electric quadrupole movement। अच्छा,
वो कह रहा है कि एक जो इनमें से है वो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बन सकती है सोर्स की, और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल क्वाड्रोपोल मूवमेंट बन सकती है। तो फॉर्मल इज अ जनरलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल रेडिएशन वी कंसिडर इन सेक्शन। ठीक है, तो वो कहता है जो मैग्नेटिक वाली है वो वैसे भी इलेक्ट्रिक के मुकाबले में तो स्प्रेस होती है, वो देख सकते हो आप डायपोल, अदरवाइज जो आप इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट की तरफ जा सकते हो। ठीक है, इफ द मैग्नेटिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक quadrupole contribution vanishes, the R prime cube term must be considered. This yield magnetic quadrupole and electric octopole radiation. फिर उसे अगली टर्म में वो कहता है आपको मैग्नेटिक क्वाड्रोपोल और इलेक्ट्रिक ऑक्टोपोल रेडिएशन मिलेगी। इसी तरह सोहान ये चीज़ चलती रहेगी। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी बात आपको ग्रेविटेशनल के हवाले से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये आपकी मोनोपोल टर्म से नहीं आती, चार्ज कंजर्वेशन की वजह से भी आप इसको कह सकते हो, यानी इनके पीछे कुछ ऐसे लॉज हैं सेक्रेट जिनकी वजह से ये नहीं आती, चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो लीडिंग ऑर्डर टर्म आती है वो डायपोल से आती है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स के हवाले से जो कि लाइगो में प्रेडिक्ट हुई, उसमें हम क्या ऐसी बात कर सकते हैं कि जो है वो मोनोपोल और डायपोल टर्म से आंसर नहीं आता, वो रेडिएट नहीं करती बल्कि क्वाड्रोपोल करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो आंसर है वो है एनर्जी कंजर्वेशन है उसमें, और शायद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो ये वो कंजर्वेशन लॉज हैं, एनर्जी मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज, जो कि आपको लीडिंग ऑर्डर और मोनोपोल और जो है वो डायपोल टर्म से आपका ग्रेविटेशनल रेडिएशन नहीं बनती। ठीक है, लेकिन उसकी मैथमेटिक्स मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्व है ग्रेविटेशनल वेव्स की। तो यहाँ पे ये स्टॉप करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन है कर लो, हम आगे चलेंगे। पॉइंट चार्जेस की मैं आप लोगों को बताऊंगा, और यहाँ पे आप इसको देख लो, ये चीज़ जो है। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वरना फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, और फिर अगर कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन